इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 अपवाह भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रद्वीपीय नदियां जो पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ों में से आते हुए बड़ी नदियों में मिलकर खत्म हो जाती है। प्रद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट द्वारा होता है। ये पश्चिमी घाट द्वारा होता है जो पश्चिमी तट से, जो पश्चिम के तट से तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। कहां से? उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूरब की ओर बहती है। देखो, ये दक्षिण से पूरब की ओर बहेगी, सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर, उसके बाद से वो पूरब की ओर बहेगी। इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूरब की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। जहां पर गिरती है वहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली दो ही हैं, नर्मदा और तापी। उसी की वजह से पश्चिम वाले लोग परेशान रहते हैं कभी कभी। और ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। किसका? ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। प्रद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियों आकार में अपेक्षाकृत छोटी है। और देखो, ये जो प्रद्वीपीय नदियां हैं, जो अपवाह द्रोणी, क्या जो बड़ी बड़ी नदियों के अनुसार में ये छोटी नदियां हैं। सही बात है, छोटी नदियां हैं क्योंकि वो 8,000-7,000 किलोमीटर ऊपर से गिरती है और ये एक बेसी से बेसी 1 किलोमीटर ऊपर से गिरती है, इसलिए स्पीड तो कम होगा ना। नर्मदा द्रोणी, हमने ऊपर बाकी सब नदियों को गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी सब पढ़ गए। अब नर्मदा के बारे में पढ़ते हैं। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी है, वहां से नर्मदा नदी निकलती है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रांश घाटी में बहती है। पश्चिम की ओर एक भ्रांश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। नर्मदा नदी के किनारे बहुत सारे तीर्थ स्थल को बनाया गया है। बहुत सारे तीर्थ स्थल है भी, जैसे में जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में यह नदी गहरे गर्जों से बहती है। जबलपुर भोपाल के नहीं, मध्य प्रदेश के जबलपुर से, वहां से जब निकलती है संगमरमर, वहां पर एक मंदिर भी हो जाता है, संगमरमर मंदिर, और संगमरमर पत्थर को भी बोलते हैं। वहां से जब गुजरती है, उसके गहराइयों से जब गुजरती है तो एकदम जोरदार आवाज के साथ गुजरती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है, और ये जब नदी तीव्र ढाल से नीचे गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। वहां पर वाटरफॉल का निर्माण करती है, एकदम झरने का निर्माण करती है ये नदी। कहां पर गिरती है वो भी शायद बताया जाए। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। जब सबसे अंतिम छोर होता है वहीं पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। मध्य प्रदेश से ये नदी गुजरात में जाती है और फिर से गोले घूम घाम कर उधर ही गिरती है और फिर यमुना नदी के रास्ते होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी, और नहीं तो सूख जाता है। हम जब कटारा हिल्स में थे तो वहां पे नदी में इतना ना लोग कचरा डाल दिया था, तो कचरे के नदी लग रहा था, मेरे को लगता था कि वो कचरा का नदी है। क्या आप जानते हैं नर्मदा नदी के संगम के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
नमामि देवी नर्मदा, नमामि देवी नर्मदा नाम की एक योजना प्रारंभ की गई। आप इसके बारे में इस वेबसाइट से जान सकते हैं। नमामि देवी नर्मदा, नमामि देवी गंगे, ये सब नाम प्रचलित है, ये सब संस्कृत से लिया गया है। तापी द्रोणी, अब तापी द्रोणी देखते हैं कि तापी नदी कहां से निकलती है, कहां को गिरती है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुरा की श्रृंखला में है। तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, जिसकी सतपुरा पहाड़ी श्रृंखला उसको बोलते हैं, वहां से निकलेगी। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रांश घाटी में बहती है। यह भी एक भ्रांश घाटी में पथरीली जगह पर बहते हुए और फिर से वो मध्य प्रदेश में घूम घाम कर, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अब देखो ये कैसे बहती है। ये बहेगी आपको मध्य प्रदेश से आपको महाराष्ट्र जाएगी, महाराष्ट्र से होते हुए ये नासिक का रास्ता गुजरते हुए ये आपको गुजरात में जाके गिरेगी। गुजरात से गिरते हुए वहां से फिर से आकर यमुना नदी, गंगा नदी में मिलते हुए बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाएगी। छोटी सी नदी है, आकर मिल जाती है। गंगा नदी बोलता है चल, यमुना नदी बोलता है चल, तू मेरे में ही चल। और ये नहीं है कि डायरेक्ट सीधे जाकर वो गंगा यमुना मिल जाए, ये नहीं है। वो पर्वत के नीचे गिर जाता है और वो पर्वत उसको कहाँ फेंकता है ले जाकर, और जाकर वो कहीं ना कहीं मिलता होगा ना, वहां से निकलते हुए वो खत्म हो जाता है अरब सागर में जाकर गिर। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है। अरब सागर और पश्चिमी घाट का जो बीच का तटीय मैदान है वो बहुत पतला है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती जो पश्चिम में बहती है, साबरमती, माही, भारतपुंजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां बहती है। पश्चिम में कौन सा राज्य? राजस्थान है। राजस्थान में कौन? लूनी नदी था। तो गुजरात, महाराष्ट्र, बस यही ले लो, पश्चिम में यही है, इधर यही बहते हैं। तो ये सब नदी इधर ही बहने वाले हैं, लेकिन आप मालूम कर लेना। इन राज्यों के नाम बताइए जहां ये नदियां हैं। मेरे को पता है, मेरे को सब नदी का नाम पता है कि वो कौन से स्टेट में है, कहां से कहां बहती है, लेकिन मैं पूरा डिटेल्स क्यों दूं? आप क्या करोगे? मैं सब डिटेल्स 9th क्लास में दे देंगे तो 10th क्लास में क्या देंगे? इसलिए आप सिलेबस के अनुसार चलो। लेकिन सिलेबस के अनुसार क्यों चलूं? आप सबको करना है, अपने आप से कहो, वादा करो कि मैं दुनिया के हिसाब से क्यों चलूं, सिलेबस के अनुसार से क्यों चलूं, क्लास के अनुसार से क्यों नहीं चलूं। जो हम क्लास 10th में पढ़ सकते हैं वही अगर 9th में ही पढ़ने को मिल गया तो मेरा क्या घाटा है? शरीर 2 किलो वजन कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। इसके बारे में आप खुद मालूम करो। गोदावरी द्रोणी, अब गोदावरी नदी के बारे में देखते हैं। गोदावरी सबसे बड़ी प्रद्वीपीय नदी है, सबसे बड़ी और प्रद्वीपीय नदियों में से बड़ी है सबसे। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। ये नासिक के पश्चिम घाट के ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कैसे गिरती है? प्रद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% है। महाराष्ट्र में 50% है, ये 50%। फिर आपको मध्य प्रदेश में जाएगा, मध्य प्रदेश से ओडिशा में जाएगा, ओडिशा से होते हुए तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में जाते हुए गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती है। फिर इसके बाद से इसमें गोदावरी में बहुत सारे सहायक नदियां मिल जाएंगी, जिसमें से पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा, इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां
बहुत बड़ी हैं। अब मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा ये सहायक नदियां सबसे बड़ी हैं, मिल जाती हैं। इनमें से अंतिम 3 नदियां सबसे बड़ी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। क्या? इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये आंध्र प्रदेश के रास्ते होते हुए वो हिंद महासागर में वो गिर जाती है नदी, और उसी में विलीन खत्म हो जाए, मतलब समुद्र में मिल जाती है। अब देखते हैं महानदी द्रोणी। महानदी द्रोणी के बारे में मैंने ऊपर भी बताया, लेकिन फिर बताता हूं। अब डिटेल्स उसके पढ़ना है ना हम लोगों को। अब आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12 में जाओगे तो और डिटेल्स में पढ़ोगे, इसी चीज को पूरा डिटेल्स में पढ़ोगे। महानदी का उद्गमन छत्तीसगढ़ की, महानदी कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहां से बहते हुए? उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी से गिर जाती है। अब वो भी नदी ऊपर जो हम लोग पढ़े हैं, यह भी गोदावरी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। कैसे? मध्य प्रदेश के रास्ते उड़ीसा जाएगी, आंध्र प्रदेश जाएगी, आंध्र प्रदेश से फिर से बे ऑफ बंगाल में, सब भाग थोड़ी मिलता है। अब मेन भाग जाकर बे ऑफ बंगाल का होते हुए सुंदरबन डेल्टा से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, ये भी नदी, महानदी भी उसी में बे ऑफ बंगाल में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। कितना? 860 किलोमीटर। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा ओडिशा में है। अब देखो, महाराष्ट्र से आने वाली नदी भी इसमें मिलती है, छत्तीसगढ़ की नदी, झारखंड की नदी भी इसमें मिलती है, ओडिशा में है। ये सब ओडिशा में मिलते हुए यहां से निकलते हैं और बे ऑफ बंगाल में गिर जाते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वरम से निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। और महाबलेश्वरम से जो नदी बहती है महाराष्ट्र के पश्चिम घाट, और महाबलेश्वरम भी नासिक में ही आता है, वहां से निकलकर कृष्णा नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसमें मिलता कौन कौन है? तंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसके वजह से ही ये बे ऑफ बंगाल तक जा सकती है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। और इसका जो भाग है, देखो, महाराष्ट्र से तो कृष्णा नदी निकला, ठीक है, और उसके बाद से कर्नाटक से जो आता है, कर्नाटक से इसमें से तंगभद्रा, कोयना और घाटप्रभा में से कोई एक होता होगा। आंध्र प्रदेश से एक होगा मूसी या चाहे भीमा, वो उधर से आकर मिलते हुए, क्योंकि मिली है तो भाई उसी का पार्ट है, तो उधर तक फैली है और वहां से मिलकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगी। लेकिन ये याद रखना, इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। अब आता है कावेरी नदी की बारी। कावेरी से याद आया, कावेरी मेहंदी तो सब लगाए होंगे, इसमें कोई तो भाई कमी नहीं होगा, कावेरी मेहंदी कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं लगाया होगा लड़कियों में से। कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कहां से? ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब देखो, तमिलनाडु से निकलती है और कहां से? कुडलूर के दक्षिण में से बहते हुए ये बे ऑफ बंगाल, मतलब आंध्र प्रदेश के एरिया निकालते हुए ये बे ऑफ बंगाल जाती है और वहां पे जाकर गिरती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कितना? 760 किलोमीटर। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। ये इसकी सहायक नदियां हैं जिसके वजह से ये उतना दूर तक जा सकती हैं। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है और ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक से होते हुए तो भी आती है, क्योंकि इसकी विस्तृत यहां तक फैला हुआ है। द्रोणी का मतलब क्या होता है? द्रोणी का मतलब होता है कि अलग अलग पानी का भाग, और जहां पर एक जगह मिलता है वो क्षेत्र हो जाता है।
उस क्षेत्र के अनुसार से वहां से बहना चालू होता है। एक बहुत डिटेल्स वीडियो रहेगा जिसमें आपको इस नदियों के बारे में भी बताया जाएगा। क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी बनाती है। भारत में सबसे बड़ा जल प्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। उस प्रपात को शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोल्लार स्वर्ण क्षेत्रों को प्रदान करती है और इससे इतनी बिजली पैदा होती है जिससे मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र जितने भी है वहां तक बिजली को पहुंचाया जा सकता है एक ही नदी के वजह से, कावेरी नदी। याद रहेगा। भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? गंगा नदी, सुंदरवन डेल्टा। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूरब की तरफ बहती है। कुछ ऐसे भी नदी है जो पूरब की तरफ बहती है जो बंगाल के खाड़ी में ही जाती होगी। दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरनी तथा स्वर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। अपने एटलस में इनकी स्थिति ज्ञात कीजिए। अपने एटलस में तो क्या, अपने अनुसार इसकी जानकारी ज्ञात कीजिए। अब क्या आप जानते हैं पृथ्वी की धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। कितना? 71% भाग जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। 97% जो जल है लवणीय है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। 97% जो है वो नदियों में खेती बाड़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पीने के लिए साफ जल 3% ही है। इसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है और ये 3/4 जो भाग है ये हिमानी के रूप में है। अगला टॉपिक है झीलें, जिसको हम पढ़ेंगे पार्ट 4 में, भाग 4 में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको विदिन 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।